हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम अपनी शब्दावली के हिसाब से रख दिया है और ये चीज पहली बार नहीं हुई है। 2017 में 6 जगहों के नाम बदले गए थे, 2021 में 15 जगहों के नाम बदले गए थे और अब 11 जगहों के नाम उन्होंने बदल दिए हैं। वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल भी कैसे वर्क करेगी ये भी उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया है। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। लेकिन इसका जवाब भारत ने तत्काल दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल दिया। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। किबिटू भारत के अरुणाचल में सबसे नॉर्थ ईस्ट का गांव है जो बिल्कुल चाइना से अपना बॉर्डर बनाता है या चाइनीज लाइन ऑफ एलएसी पर बिल्कुल वहीं पर मौजूद है। और अमित शाह जी सीधे वहीं पहुंच गए और वहां पहुंच के उन्होंने लॉन्च कर दिया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जवाब में चाइना के मॉडल विलेज प्रोग्राम में जो पूरे भारत के साथ सीमा पर चाइना अपने विलेजेस को डेवलप कर रहा था, वहां लाके लोगों को बसा रहा था। ये एक सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट भी थे और एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी थे। तो उसके जवाब में 72 घंटे के अंदर, किसके अंदर, जब चाइना ने 11 स्थानों का नाम अरुणाचल प्रदेश में चेंज किया और यह बताया कि वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कैसी होगी, तो भारत ने जवाब देते हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। और यह सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं है, यह लद्दाख, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा स्प्रेड कर रहा है। लगभग इसमें 3000 विलेजेस कवर किए जाएंगे, जिसमें से 650 विलेज अरुणाचल प्रदेश के होंगे। इन विलेजेस को मेटालिक रोड, ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा। यहाँ पे स्कूल्स डेवलप होंगे, हॉस्पिटल्स डेवलप होंगे, छोटे से कैंटनमेंट मिलिट्री पोस्ट भी यहाँ पर डेवलप होंगी। उसके बाद सोलर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सब वहां पर डेवलप किया जाएगा एक मॉडल टाउन की तरह। इसके 2 मकसद हैं। दूसरा, पहला, चाइना को मॉडल विलेज, जो यही काम चाइना और अपने साइड पर कर रहा है, उसको जवाब देना। और दूसरा, इन विलेजेस से बड़े शहरों की तरफ रोजगार पाने के लिए यहां के युवा इन जगहों को छोड़ के इंटीरियर ऑफ इंडिया में ना आए, उन्हें वहीं रोजगार मिले। और साथ ही साथ वहां पे टूरिज्म को भी डेवलप किया जा रहा है। टूरिज्म की इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि यहां से जो टूरिज्म वहां पहुंचे, वहां पर उन्हीं के साथ एज गेस्ट हम वहां पर रहें, हम उनको पेमेंट करें, उनको वहां पर रोजगार मिले। और वहां पर हमारे पार्ट ऑफ इंडिया में, अरुणाचल में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे सिक्किम में, हम लोगों की प्रेजेंस भी वहां पर बढ़े, वहां के लोकल विलेजर्स के अलावा। अब साथियों, इसके बाद एक सवाल उठता है कि ये अरुणाचल प्रदेश की आखिर समस्या है कहां, इसकी जड़ कहां है, इस समस्या की जननी कहां है। तिब्बत को चाइना का अब एक ऑटोनॉमस रीजन नहीं, इसको पार्ट ऑफ चाइना ही माना जाता है। कहां से यह गलती होनी शुरू हुई और कहां तक यह गलती आई, और इसी का एक ऑफस्प्रिंग है, एक ब्रांच ऑफ है, जो गलती भारत ने सन 50 में की, नेहरूवन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ने की, कि आज तक हम लोग इन डिस्प्यूट से, बॉर्डर डिस्प्यूट से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसका आज के वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को बैकड्रॉप बताता हूं। चाइना किसके अंडर था? चिंग डायनेस्टी के अंडर चाइना चल रहा था। 1912 में चाइना में रेवोल्यूशन होता है अगेंस्ट दी मोनार्की वहां से डिसमेंटल कर दी जाती है, हटा दी जाती है। और 1912 से लेके 1949 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर चाइना को गवर्न किया जाता है। जब चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधीन था, यानी उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अधीन था, तो 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का गठन होता है, जो मात्र 18 लोग बनकर मिलकर बनाते हैं। उसके बाद ये एक आर्म्ड रेबिलियन भी होता है, जिसमें
माओ का नाम सबसे ऊपर आता है और आने वाले वक्त में माओ की लेगेसी ही चाइना में चलती है। इस बीच जब वहां पर रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन होता है, कहां, चाइना में, इस पीरियड तक जो तिब्बत था वो एक इंडिपेंडेंट नेशन था। तो जो ब्रिटिश एम्पायर था वो अंडर मिस्टर मैकमोहन एक यहां पर एग्रीमेंट कराता है 1912 में। वो मैकमोहन लाइन जो माना जाता है डीमार्क करती थी किसको, तिब्बत को इंडिया से, और जाती थी बर्मा तक। चाइना से डीमार्क नहीं करती थी, तिब्बत से डीमार्क करती थी, क्योंकि तिब्बत उस टाइम एक इंडिपेंडेंट नेशन था। यह लाइन कहलाई मैकमोहन लाइन। इसमें 3 पार्टियां बनी। एक हम टेक्निकली मान सकते हैं क्योंकि ब्रिटिश, अब यहीं पे वो सवाल उठता है कि ब्रिटिश जो शासन था वो लेजिटिमेट था या इलेजिटिमेट था। ब्रिटिश शासन जो इंडिया में रूल कर रहा था, ब्रिटिश इंडिया, एक समझौते का एक पार्टी बनता है। दूसरा इसका पार्टी बनता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और तीसरा इसका पार्टी बनता है द गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत। अब इसका जब फाइनल एग्रीमेंट होता है उसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना अपना मुख्य रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजती है और इसकी सिग्नेटरी नहीं बनती है। यह जो मैकमोहन लाइन बनती है ये डीमार्क करती है इंडिया को, तिब्बत को, बर्मा को। इसका एक पूरा एक डीमार्केशन बनाकर सामने रखा जाता है। जो माउंटेनियस रीजन होते थे उस टाइम में, वहां पर इन पहाड़ों में, इन इनहॉस्पिटेबल टेरेस में आप एक प्लेन्स की तरह बॉर्डर डीमार्क करके पिलर पोस्ट नहीं बना सकते थे। तो वहां पर जो छोटी छोटी रिवर्स निकलती थी उन्हीं को एक तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर या डीमार्केशन लाइन मान लिया जाता था। जैसे जो आपने गलवान का नाम अभी हाल में 2 साल में सुना होगा, वो भी एक रिवर है। तो आप अक्सर देखते होंगे चाइनीज ट्रूप्स उधर होते हैं और इंडियन ट्रूप्स उधर होते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी बहती हुई स्ट्रीम्स को ही इन रीजन में एक तरह से बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाता है। अब जब 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का टेक ओवर करती है और 1951 में वो कहती है कि तिब्बत भी हमारा हिस्सा है, और वो तिब्बत का इन्वेजन करती है, जिसको खुद वो एक पीसफुल इन्वेजन, टेक ओवर ऑफ तिब्बत का नाम देती है, तब ये डिस्प्यूट बढ़ता है। तब कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था, मैकमोहन लाइन जो बनी थी, जो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताती है और उस टाइम तिब्बत और भारत का आपस में बंटवारा करती थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, माओ, ये कहते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव कि ये लाइन, ये एग्रीमेंट गलत है। लेकिन भारत 1951 के बाद ये कहता है कि ये जो लाइन है ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने इसका एग्रीमेंट किया था, यानी ब्रिटेन ने। इस मारे हम इसी लाइन को, इसी एग्रीमेंट को आजाद हिंदुस्तान में भी मानेंगे। यह बात भारत की सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर लागू होती है। जो सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स के एग्रीमेंट्स ब्रिटेन ने करे वो भारत ने आजादी के बाद नल एंड वॉइड नहीं करे और नेबर से नए निगोशिएशन करके नए एग्रीमेंट नहीं करे। यही बात ये साबित करती है प्रथम दृष्टिया कि कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश शासन को एक अवैध, इलेजिटिमेट शासन नहीं मानती थी। एंड इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंस विच वी गॉट, बट इट वॉज ट्रांसफर ऑफ पावर विच वी गॉट फ्रॉम ब्रिटेन। अब जब तिब्बत पे चाइना आक्रमण करता है या उसके अंदर घुसता है, तो तिब्बत पूरी दुनिया से मदद मांगता है। तिब्बत यूएसए से, यूके से, भारत से मदद मांगता है, क्योंकि 1912 के बाद जो तिब्बत का शासन था, इट वॉज मोर ट्रेटिंग ऑन द रिलीजियस एंड द स्पिरिचुअल साइड। तो उन्होंने, तिब्बत ने अपनी मिलिट्री डेवलप नहीं की थी, लेकिन फिर भी तिब्बत एक बफर जोन था बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तिब्बत की जो लीडरशिप थी वो पूरी दुनिया से मदद मांगती है और जवाहरलाल नेहरू जी से भी मदद मांगती है। जवाहरलाल नेहरू जी उसकी मदद करने के बजाय इंदो चीनी भाई भाई के सिलसिले में चाइना जो तिब्बत में घुसी, उस इन्वेजन को, एनेक्सेशन को वैध मान लेते हैं। तिब्बत भारत से गुजारिश करता है कि यूनाइटेड नेशन में उसकी बात उठाई जाए। ना यूके उसकी बात उठाता है, ना इंडिया उसकी बात उठाता है एल सल्वाडोर। अब आप यहां पे विरोधाभास देखिए कि मैकमोहन लाइन, तिब्बत का डिमार्केशन
तिब्बत और इंडिया और बर्मा के बीच में मैकमोहन लाइन के जरिए ब्रिटेन ने करवाया। यानी जब ये 1912 में एग्रीमेंट हो रहा था, ब्रिटेन तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान रहा था, पीसफुल नेशन। लेकिन जब 1950 के बाद चाइना वहां पर अंदर घुसता है तो वही ब्रिटेन उसी तिब्बत की मदद करने से मना कर देता है, ना पीसफुली, ना मिलिट्रिली, ना यूनाइटेड नेशन में, ना उनको हथियार पहुंचाकर, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तिब्बत चाइना के अधीन आ जाता है। चाइना के अधीन आने से पहले तिब्बत में जो इंडिपेंडेंट नेशन था वहां पर बहुत सी ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी यानी इंडियन आर्मी की पॉकेट्स थी। इंडिया वहां पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी बहुत से रीजन्स में मैनेज करता था। इंडिया की एक वहां पर ऑफिशियली एक एम्बेसी थी, जैसे मिशन था, जैसे हर कंट्रीज में होता, हर देशों में होता है। चाइना की रिक्वेस्ट पर उस मिशन को क्लोज कर कॉन्सुलेट बना दिया जाता है कि यह मानते हुए कि अब यह इंडिपेंडेंट नेशन नहीं रहा। तो यह था रोल संक्षेप में जवाहरलाल नेहरू जी का, कांग्रेस का, तिब्बत को लेके। जो जगह हमारी थी, जो मानसरोवर हमारा था, ब्रिटिश रूल में जो चीज एग्रीमेंट, मैकमोहन लाइन का एग्रीमेंट भारत ने आजादी के बाद भी यह माना कि यह वैध गवर्नमेंट ने यह एग्रीमेंट किया था। लेकिन जब तिब्बत छोड़ने की बात आई तो इसी थ्योरी को बिल्कुल पलट दिया गया और यह कहा गया कि वो ब्रिटिश टाइम के वहां पे मिलिट्री पोस्ट थी, ब्रिटिश टाइम का वहां पर मिशन था, ब्रिटिश टाइम का वहां पे टेलीग्राम एंड पोस्ट में हमारा योगदान था। अब क्योंकि भारत आजाद हो गया है, हम वहां से विड्रॉ करते हैं। यानी एक चीज ब्रिटेन की मान ली और एक चीज ब्रिटेन की नहीं मानी। होना इस देश में यह चाहिए था, अगर हम ब्रिटिश शासन को इलेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते थे तो जितनी भी इंटरनेशनल बॉर्डर की पॉलिसीज ब्रिटेन ने की थी आजादी के बाद, हमें सबको नल एंड वॉइड कर देना चाहिए था, सबको इरेज कर देना चाहिए था और आजाद भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बैठ के एक नए सिरे से, एक नए तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। अब इतनी देर हो चुकी है कि अब जब कांग्रेस पार्टी भाजपा से सवाल पूछती है कि ये डिस्प्यूट सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहे, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने हाथ में आया तिब्बत, जिसको चांदी की थाली पर रखकर जवाहरलाल नेहरू जी ने चीन को हैंडओवर कर दिया था। और जब तिब्बत की गवर्नेंस पूरे दुनिया से मदद मांग रही थी और भारत से मदद मांग रही थी, हमने चाइना को लेटर ऑफ अथॉरिटी देके, चाइना को मैंडेट देके ये चीज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक्सेप्ट कर ली थी कि अब से तिब्बत जो है वो चाइना का अभिन्न अंग है। और जब हम तिब्बत को चाइना का अभिन्न अंग मान रहे थे, तिब्बत हमसे मदद मांग रहा था, हम चाइना की मदद कर रहे थे, तब भी हमारे आजाद भारत की लीडरशिप के दिमाग में यह बात नहीं आई और सरदार पटेल चिट्ठी लिख लिख के थक गए जवाहरलाल नेहरू जी को कि यह गलत हो रहा है। तब भी हमारे लीडरशिप के दिमाग में यह बात नहीं आई कि अगर तिब्बत दे भी रहे हो, तिब्बत का अगर लिख के चाइना को हैंडओवर भी कर रहे हो, अगर तिब्बत की आवाज नहीं उठा रहे हो, अपनी वहां से मिलिट्री पोस्ट विड्रॉ कर रहे हो, अपना वहां से पोस्ट एंड टेलीग्राफ जिन जिन एरियाज में था वो विड्रॉ कर रहे हो, अपना वहां मिशन बंद कर रहे हो, तो लद्दाख और अरुणाचल को बार्गेन कर लिया होता, बार्टर कर लिया होता। हम लोगों ने तिब्बत भी दे दिया और लद्दाख और अरुणाचल को उस देने के सिलसिले में हमने बार्टर सिस्टम, हमने उसका भी एक पीसफुल सेटलमेंट नहीं किया। और आज ये सारी गंदगी उम्मीद करी जाती है कि नरेंद्र मोदी सरकार, भारत की सरकार, जो 70 साल पहले इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस हो गए, जिन रिएक्शन को अब आप रिपेयर तक नहीं कर सकते, उनको भारत रिपेयर करे और चाइना के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करे। अब वो सॉर्ट आउट होना असंभव है क्योंकि पोल पोजीशन पर चाइना आ चुका है, चाइना को तिब्बत पूर्णता मिल चुका है। लड़ाई अब लद्दाख की और अरुणाचल की है,
काश ये होता कि भले लड़ाई अरुणाचल की या लद्दाख की हो रही होती, साथ में तिब्बत की भी भारत की हो रही होती, कि वो हमारा अरुणाचल मांग रहा होता, हम तिब्बत मांग रहे होते, वो अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदल रहा होता, हम तिब्बत में 20 जगहों के नाम बदल रहे होते, तब ये लड़ाई बराबर की होती। जैसा मैंने पहले आपको 3-4 दिन पहले वीडियो में बोला था, सर्विस हमेशा दूसरा करता है, हम सिर्फ अपने को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी जो वाइब्रेंट विलेज पॉलिसी है, इतनी जल्दी कभी भी चाइना की किसी भी हरकत पर इंडियन गवर्नमेंट ने रिएक्ट नहीं किया है जितना इस गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने वहां पहुंचकर रिएक्शन दिखाया है। लेकिन कुल मिला के आप लबो-लबाब देखिए, हम जितना भी वाइब्रेंट विलेज पॉलिसी ला रहे हैं 3000 गांवों की, वो उस जगह पे ला रहे हैं जो भारत ही की हैं। वो भी मॉडल विलेज उस जगह पे ला रहे हैं जो चाइना की है, लेकिन वो कभी लद्दाख में घुस रहे हैं, कभी उत्तराखंड में घुस रहे हैं, कभी अरुणाचल को अपना बोल रहे हैं। लेकिन इसी तरह हम कहीं घुसने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हमारे राजनेताओं ने 70 साल में आजादी के बाद उनको पोल पोजीशन दे दी। उनके पास अब गंवाने को कुछ नहीं है, हमें सिर्फ डिफेंड करना है। उन्हीं को चाहे मिलिट्रीली हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे जगहों के नाम बदलने हो, चाहे किसी जगह को अपना क्लेम करना हो, वो करते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे। हमारे पास अब क्लेम करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 1950 में जब हम क्लेम कर सकते थे तब हमने क्लेम नहीं करा। तस्ती में रख के इतना बड़ा बफर जोन जो चाइना और तिब्बत के बीच में आता है, इतना बड़ा बफर जोन जहां से सारी नदियां शुरू होती हैं, इतना बड़ा बफर जोन जहां से कितना कितना खनिज, कितना कितना रॉ मटेरियल चाइना निकालता है, जो एक तरह से चाइना का रिचेस्ट जोन है अगर आप लैंड वैल्यू में बात करें, वो हमने अपने हाथ से गवा दिया। अब हम अरुणाचल के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेसी बैठ के टीवी डिबेट्स में भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछते हैं, तुम वहां क्या कर रहे हो, वहां क्या कर रहे हो, रायता से तुमने बिखारा है और यहां अब सिर्फ सफाई हो रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।